हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्नोत्तरी करेंगे और देखेंगे कि हमारी हिंदी साहित्य में तैयारी कैसी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितना सही कर पाते हैं। तो आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है। और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: पुष्यदंत, चंद्रवरदायी, विद्यापति, स्वयंभू। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयंभू। बाकी यही प्रश्न यदि पूछ दिया जाए कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न इस तरह से पूछ दिया जाए कि हिंदी का महाकवि, प्रथम महाकवि किसे माना जाता है, तो चंद्रवरदायी को। चंद्रवरदायी को हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। और हिंदी का प्रथम जो कवि है वो सरहप्पा को माना जाता है। उसके बाद ये आदिकाल का प्रथम कवि पूछा है, तो ये स्वयंभू को माना जाता है। बाकी यदि आपसे मान लीजिए पूछ दिया कि खड़ी बोली का प्रथम कवि कौन है, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धों का साहित्य है, आपका ऑप्शन है रासो ग्रंथ, दूसरा है चरित काव्य, तीसरा है नीति काव्य, चौथा है चर्यापद। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जो सिद्धों का काव्य है उसे चर्यापद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चर्यापद। और चर्यापद जो है उसको सबरपा ने लिखा था, सबरपा। ये भी चीज़ आप लोग जानते रहिए। सिद्धों के ये प्रमुख कवि हैं सबरपा। और जो चर्यापद है उसको अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ठीक है। बाकी सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है, ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि सिद्धों की जो भाषा है या संध्या भाषा किसकी भाषा को कहा जाता है, तो आप लोग बता सकें कि सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। बंगला का विकास किस भाषा से हुआ है? जो बंगला भाषा है उसका विकास किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर ए पैसाची, दूसरा है ब्राचर, तीसरा है सरसेनी और चौथा है मागधी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मागधी। मागधी से आपका बंगला का विकास माना जाता है। वैसे मागधी से आपका बिहारी, उसके बाद बंगला, उसके बाद उड़िया और असमिया, इनका विकास हुआ है मागधी अपभ्रंश से। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए इसमें से कुछ पूछ दिया जाता है तो आप सही उत्तर दे सकें। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि दिव्य प्रबंधम में किसकी रचनाएं संकलित हैं? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए है मायनमार, ऑप्शन दूसरा है आलवार, ऑप्शन तीसरा है पंचसखा, ऑप्शन चौथा है षष्ठ गोस्वामी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आलवार। जो आलवारों की रचना है उसी में आपका दिव्य प्रबंधन की रचनाएं संकलित की गई हैं, दिव्य प्रबंधन नाम से। और जो दिव्य प्रबंधन नाम से जो ग्रंथ लिखा है उसको रंगनाथ मुनि ने लिखा है, रंगनाथ मुनि।
ये चीज़ भी आप लोग नोट किए रहिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकता है कि पूछ दिया जाएगा कि दिव्य प्रबंधम किसने लिखा है, तो रंगनाथ मुनि ने लिखा है। बाकी आलवार और नयनारों की संख्या आप लोग जानते रहिए। आलवार जो थे वो 12 थे, और जो नयनार है, नयनार वो आपके 63 थे। और नयनारों को याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है नयनार, नयन। तो 3 नयन किसके थे, तो भगवान शंकर के, यानी इससे 63 आप लोग याद कर लीजिएगा। और उसके अपोजिट में जो आलवार थे वो 12 थे। तो इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि अष्टछाप के दार्शनिक गुरु हैं शंकराचार्य, रामानंद, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वल्लभाचार्य। अष्टछाप में जो थे आपके 8 कवि संकलित हैं, और अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य का जो बेटा था विट्ठलनाथ, उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। विट्ठलनाथ ने क्या किया था कि 4 शिष्य अपने ले लिए थे और 4 शिष्य अपने पापा के। इस तरह से 8 लोगों को मिला करके अष्टछाप की स्थापना कर दी थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, अगुनय सगुनय नय कछु भेदा किसकी पंक्ति है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर इसको याद करिए। पहला ऑप्शन है कबीर, दूसरा है रैदास, तीसरा है तुलसी, चौथा है नंददास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये पंक्ति जो है वो तुलसीदास की है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के बालकांड में यह कहा है। ठीक है, अगुनय सगुनय नय कछु भेदा। और बालकांड में मान लीजिए अगर पूछ दिया गया कि अगुनय सगुनय नय कछु भेदा किसने कहा है, तो इसको शिव जी ने बोला है। भगवान शंकर ने यह बोला है कि अगुनय सगुनय नय कछु भेदा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, आल्हा के रचयिता हैं। जो आल्हा उदल की वीरता का वर्णन मिलता है, उसकी रचना किसने किया है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा ऑप्शन है नरपति नाल, तीसरा ऑप्शन है जगनिक, और चौथा ऑप्शन है मुल्ला दाऊद। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि आपका सही उत्तर क्या होगा। तो जो आल्हा के रचयिता हैं वो हैं जगनिक। जो आल्हा खंड है ना, वो आपके जगनिक की जो रचना परमाल रासो है, परमाल रासो, उसी में यह संकलित है आल्हा खंड। और इससे एक प्रश्न और बनता है कि आल्हा खंड कब गाया जाता है, किस ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और मान लीजिए ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि आल्हा किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो ये आल्हा जो है महोबा के क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से आपके कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएंगे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि मंझन की रचना है। आपको बताना है कि मंझन ने किस ग्रंथ की रचना की। आपके सामने ऑप्शन है पद्मावत, चंदायन, मृगावती, ये मृगावती गलत लिख दिया है, मधुमालती। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 8 नंबर का सही उत्तर क्या होगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मधुमालती। मंझन ने मधुमालती की रचना किया है। और मधुमालती जो इन्होंने लिखा है वो 1545 ईस्वी में लिखा है। सन भी आप लोग ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर पूछ दिया जाए तो गलत ना हो। और मधुमालती किस भाषा में लिखा है, तो अवधी में लिखा है। ठीक है, अवधी में दोहा चौपाई में इसको लिखे हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ है गीता, विष्णु पुराण, भागवत, गीत गोविंद। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि भक्ति का प्रस्थान ग्रंथ किसे माना जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गीता को। बाकी प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। एक पहला श्रीमद् भागवत गीता,
और दूसरा ब्रह्मसूत्र, और जो तीसरा है वो उपनिषद। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखे रहिए। मान लीजिए अगर कोई इधर इसमें से ऑप्शन दे दे तो आप लोग सही उत्तर दे सकें। ये प्रस्थानत्रयी में ये लोग आते हैं, ये रचनाएं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरिना। यह पंक्ति यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, कुम्भनदास, नंददास, सूरदास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये आपके परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुम्भनदास। कुम्भनदास को अकबर ने फतेहपुर सीकरी बुलाया था, तो ये जब गए थे वहाँ पे तो बहुत मतलब एक तरह से विक्षोभ में ये पंक्ति कहे हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, संत आदमी को सीकरी से क्या काम है। आइए हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? जो हिंदी का पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन दिया गया है चंद्र शर्मा गुलेरी, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी, और चौथा ऑप्शन है आपका बाबूराम सक्सेना। तो आप लोग बताइए कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी है? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गिरधर कविराय, दूसरा ऑप्शन है बृंद, तीसरा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और चौथा ऑप्शन है हरिऔध। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 12 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गिरधर कविराय। इन्होंने अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ लिखी हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन दिया गया ध, झ, ज और ज्ञ। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ज। पूछा गया है कि अल्प प्राण भी हो और वो तालव्य भी हो, तो वो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा ज। क्योंकि जो अल्प प्राण होता है वो 1, 3 और 5 जो क्रम में आते हैं, वर्णों के जो पंचमाक्षर होते हैं और वर्णक्रम जो होते हैं उसके आधार पे ये दिया जाता है। बाकी जो महाप्राण होते हैं वो 2 और 4 नंबर पे जो आते हैं उसको महाप्राण कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मोहित मेरे कवित बनावत के कवि हैं। ये पंक्ति जो है मोहित मेरे कवित बनावत, ये किसकी पंक्ति है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं मतीराम, चिंतामणि, रसलीन, घनानंद। ये पंक्ति आपकी है कि लोगन को लागी कवित बनावत, मोहित मेरे कवित बनावत, ये पूरी पंक्ति है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। और इसी से मिलती जुलती पंक्ति ठाकुर की भी है कि वो बोले थे कि लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। ये वो पंक्ति आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, यह पंक्ति ठाकुर की है, ठाकुर। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पतंजलि, भर्तृहरि, पाणिनि, यास्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया है और अष्टाध्यायी में 8000 श्लोक हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 8000 में थोड़ा कम श्लोक हैं, शायद 4 कम श्लोक हैं। 8000 में 4 कम है, यानी कि 7994 या 96 श्लोक हैं, इस तरह से करके हैं, कन्फर्म नहीं है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के विषय में
आरंभिक निबंधों के लेखक हैं। छायावाद में प्रारंभ में किसने निबंध लिखे हैं? रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे और रामनरेश त्रिपाठी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा 16 नंबर का? तो 16 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मुकुटधर पांडे। ये इन्होंने श्री शारदा पत्रिका में सर्वप्रथम निबंध लिखा था। श्री शारदा पत्रिका, ठीक है। इसी में सबसे पहले छायावाद शब्द का भी प्रयोग किया था। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे ने। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की अंतिम रचना है रंगभूमि, मंगलसूत्र, गोदान, कर्मभूमि। तो जैसा कि प्रेमचंद की जो अंतिम रचना है वो आपका मंगलसूत्र हो जाएगा। ये अपूर्ण रचना है। मंगलसूत्र जो है इनकी ये अपूर्ण रचना है, ये उसको पूर्ण नहीं कर पाए और इनकी मृत्यु हो गई। बाकी अगर पूर्ण अंतिम रचना पूछा जाए तो आपको गोदान बताना है, लेकिन ये पूछा गया कि प्रेमचंद की अंतिम रचना, तो अंतिम रचना आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अनामदास का पोथा क्या है, मतलब किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, उपन्यास, रेखाचित्र। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 18 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। और ये जो उपन्यास है इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हजारी प्रसाद। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और कब लिखा था ये भी नोट कर लीजिए, तो 1976 ईस्वी में इन्होंने लिखा है। ये उपन्यास विधा की रचना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि आत्मजयी का रचनाकार है। जो आत्मजयी कविता है इसकी रचना किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन है कुंवर नारायण, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, श्रीराम वर्मा। तो आत्मजयी जो कविता है उसको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंवर नारायण ने लिखा है। और इसको कब लिखे थे? तो 1965 ईस्वी में इन्होंने आत्मजयी लिखा था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका विचार है? बताइए आप लोग, सही उत्तर क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध गद्य की कसौटी है यह कथन कहा था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि महादेवी की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? जो यामा इनका काव्य संग्रह है उसमें कितनी कृतियां सम्मिलित की गई हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 4 कृतियां सम्मिलित हैं। इनको यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ मिला है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और ये भी नोट कर लीजिए कि जो 4 कृतियां उनका नाम क्या था। तो पहला था निहार, निहार इनकी रचना है। उसके बाद रश्मि, उसके बाद नीरजा, और चौथा नंबर था सांध्य गीत, सांध्य गीत। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, मतवाला पत्र का प्रकाशन कहाँ हुआ? जो मतवाला पत्रिका निकलती थी उसका प्रकाशन कहाँ हुआ? दिल्ली, प्रयाग, काशी, कलकत्ता। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, कलकत्ता। मतवाला जो पत्रिका है वो कलकत्ता से निकलती थी। और जो इसके संपादक थे वो महादेव प्रसाद सेठ थे, महादेव प्रसाद सेठ।
और इसके जो कॉलम लिखते थे इसमें वो निराला जी लिखते थे। ठीक है, जो हेडलाइन होती है, मोटो वाली लाइन होती है, उसको निराला जी लिखते थे। इसके जो दूसरे पेज में जो था कि खींचो न कमानों को तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, ये स्टेटमेंट निराला जी ने ही लिखा था मतवाला पत्रिका में मोटो के रूप में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 23 है कि संसद से सड़क तक की रचना किसने किया है? ये कविता है, इसकी रचना किसने किया है? राजेश जोशी, अरुण कमल, धूमिल, उदय प्रकाश। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 धूमिल। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है और इन्होंने 1972 में यह लिखा था। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। अन्नपूर्णा देवी, जी शंकर कुरूप, सुमित्रा नंदन पंत, उमाशंकर जोशी। तो जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पंत जी को मिला है। और किस रचना पे मिला है ये भी नोट कर लीजिए, तो चिदम्बरा पे मिला है। चिदम्बरा, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। चिदम्बरा काव्य पर मिला है। कब चिदम्बरा काव्य पर कब मिला था? तो 1968 ईस्वी में इनको इस काव्य की रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद दिनकर जी को उर्वशी पर मिला था। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। उर्वशी पर 1972 में दिनकर जी को मिला था दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि बलचनमा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? ये बलचनमा जो उपन्यास है वो नागार्जुन का है। इसमें किस क्षेत्र का वर्णन है? अवध, पूर्वांचल, मिथिला, बुंदेलखंड। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मिथिला का वर्णन है। मिथिला के पार्टिकुलर दरभंगा का वर्णन है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप लोग ये सही उत्तर करिएगा, दरभंगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी पत्रिका के संपादक हैं। जो कहानी पत्रिका निकलती थी उसका संपादन कौन करता था? भैरव प्रसाद गुप्त, कमलेश्वर मार्कंडे, श्रीपत राय। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। जो कहानी पत्रिका है वो आपके इलाहाबाद से निकलती थी। आजकल इसे प्रयागराज से नाम से जानते हैं। अब बाकी एक और पत्रिका निकलती थी नई कहानी। नई कहानी, इसको भी आपके भैरव प्रसाद गुप्त ही निकालते थे और ये जो निकलती थी वो दिल्ली से निकलती थी। तो ये चीज़ आप लोग अलग अलग नोट कर लीजिए कि जो कहानी पत्रिका है वो भैरव प्रसाद गुप्त निकालते थे, आपके इलाहाबाद से निकलती थी। और जो नई कहानी पत्रिका है ये आपके दिल्ली से निकलती थी। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चुभते चौपदे किसकी रचना है? चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, इस तरह से रचना किसने किया है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध। इन्होंने चुभते चौपदे 1924 में लिखा था। उसके बाद चोखे चौपदे भी लिखे थे। चोखे चौपदे, इसको इन्होंने 1932 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, राही मासूम रजा,
फणीश्वरनाथ रेणु, गोविंद मिश्र। तो आप लोग बताने का प्रयास करिए कि जुलूस उपन्यास किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, रेणु जी ने। फणीश्वरनाथ रेणु ने जुलूस उपन्यास लिखा है। बाकी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास मैला आंचल है, इसको भी इन्होंने ही लिखा है, मैला आंचल। इसमें मेरीगंज गांव की कथा वर्णित है। तो मेरीगंज पूछता है कि किस उपन्यास में मेरीगंज गांव की कथा वर्णित है, तो आपको बता देना है कि मैला आंचल। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह निबंध किसने लिखा? ये उक्ति किसकी है ये भी बताइए। बाकी ये निबंध है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह रचना की है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है। आप लोग बताने का प्रयास करिए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। पहला है निबंध, दूसरा है रेखाचित्र, तीसरा है संस्मरण, चौथा है व्यंग। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यंग विधा की रचना है। हरिशंकर परसाई बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, उन्होंने ही भोला राम का जीव लिखा है। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की रचना है भोला राम का जीव, व्यंग विधा की रचना है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। फंतासी का प्रयोग किस कवि ने सर्वाधिक किया है? सर्वेश्वर, निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो फंतासी का सबसे ज़्यादा प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रजभाषा के आधुनिक कवि हैं। ब्रजभाषा का आधुनिक कवि किसे माना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास करिए, उसके बाद बताते हैं। मैथिली शरण गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुमित्रानंद पंत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जगन्नाथ दास रत्नाकर। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कामाध्यात्म की विवेचना किस काव्य में की गई है? काम और आध्यात्म। ऑप्शन आपके दिए गए हैं। राम की शक्ति पूजा, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। 33 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, कामायनी। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है कि अरे आयावर रहेगा याद के लेखक हैं। यह एक यात्रा संस्मरण है। तो आप लोग बताइए कि इसकी रचना किसने किया है? ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा और अज्ञेय। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय ने अरे आयावर रहेगा याद लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के विभाजन की त्रासदी पर कौन सा उपन्यास लिखा गया है? विपात, तमस, राग दरबारी, जिंदगीनामा। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तमस। तमस को विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास माना जाता है और इसकी रचना आपके भीष्म साहनी ने किया है। भीष्म साहनी, इन्होंने तमस लिखा है। और कब लिखा है? तो 1973 ईस्वी में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, किसका वक्तव्य है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, नेमीचंद जैन। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जयशंकर प्रसाद। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37। सानेट के लिए प्रसिद्ध है। जो सानेट एक प्रकार का छंद है, इसको कौन लिखता था? सानेट अंग्रेजी का छंद है, उसको हिंदी में कौन लिखता था? नागार्जुन, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री, धर्मवीर। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, त्रिलोचन शास्त्री सानेट छंद के लिए जाने जाते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 है।
थोड़ा जूम कर लें। हरिगीतिका किसका प्रिय छंद है? हरिऔध, निराला, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। 38 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। बादशाह। अगर मान लीजिए पूछ दिया जाता है प्रश्न कि हरिगीतिका छंद का बादशाह किसे कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और समाज के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, रामविलास शर्मा, भोलाराम तिवारी। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। इन्होंने भाषा और समाज नाम का ग्रंथ लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये भाषा और समाज 1961 में लिखे हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न, भाव विलास के रचयिता हैं? भाव विलास की रचना किसने की? पद्माकर, देव, केशवदास, चिंतामणि। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो भाव विलास की जो रचना है इसको देव ने लिखा है। और कब लिखा था? तो 1689 ईस्वी में। तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। समय, स्थान, कार्य के संयोजन का नामकरण है? संयोजन त्रय, संकलन त्रय, संकलन त्रय, अनुवृत्ति त्रय। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, संकलन त्रय। अगला प्रश्न है कि विभाव में प्रधान है। विभाव में क्या चीज प्रधान होती है? तो वस्तु, जिसको देख करके हमारा भाव जागृत होता है, वही विभाव है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? तो रस सूत्र की अभिव्यक्तिवादी व्याख्या किसने की है? आपके सामने ऑप्शन है क्षेमेंद्र, भट्टनायक, स्वयंकुक, अभिनवगुप्त। सही उत्तर का आप लोग चयन करिए कि अभिव्यक्तिवाद किसने कहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद कहा है। उसके बाद संकुक अनुमितिवाद, अनुमितिवाद, ठीक है। उसके बाद भट्टनायक, तो भट्टनायक जो बोले हैं वो भुक्तिवाद बोले हैं, ठीक है, भुक्तिवाद। उसके बाद जो क्षेमेंद्र हैं, तो क्षेमेंद्र को औचित्य का माना जाता है, औचित्य के। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने किया? नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, केशव प्रसाद मिश्र। बाकी ये इसकी चर्चा किए हैं, बाकी इसकी परिकल्पना जो है वो श्याम सुंदर दास ने किया था, श्याम सुंदर दास। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा केशव प्रसाद मिश्र और परिकल्पना श्याम सुंदर दास। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अलंकार से है कि माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूली फूले चुन ली काल हमारी बार। इनमें कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति, श्लेष, अन्योक्ति, समासोक्ति। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि इसमें अन्योक्ति अलंकार है, क्योंकि इसका एक अलग अर्थ निकाला जा रहा है इस उक्ति के माध्यम से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि सुजान चरित किसकी रचना है? घनानंद, ठाकुर, सूदन, बोधा। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए कि सुजान चरित किसकी रचना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सूदन की है। यह एक प्रबंध काव्य है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 47, दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था है। हिंदी भाषा मंच, गांधी स्मारक संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, दक्षिण साहित्य परिषद। आप लोग सही उत्तर बताइए। आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अगला हम प्रश्न देखेंगे कि जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। यह किसका वाक्य है? प्रेमचंद, सुदर्शन, भगवती चरण वर्मा और कौशिक। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। ये प्रेमचंद के गोदान जो उपन्यास है उसी में का एक स्टेटमेंट है जिसको होरी कहता है। होरी एक पात्र है गोदान में, वही बोलता है अपने बेटे से कि जमींदार साहब को लेकर के कि जब दूसरों के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हो तो उसको सहलाने में ही भलाई है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न नंबर 49, अजहस स्वार्थ उपादान लक्षणा किस शब्द शक्ति का भेद है? आप लोग सही उत्तर बताइए। तो जो उपादान लक्षणा है ये शाब्दी व्यंजना, अर्थी व्यंजना, लक्षणा, अभिधा। तो आपका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लक्षणा। ये लक्षणा का भेद है। लक्षणा के आपके जो भेद हैं वो 2 माने जाते हैं, ठीक है। एक उपादान लक्षणा, ये तो आप देख ही रहे हैं। एक लक्षण लक्षणा, लक्षण लक्षणा। आइए हम अगला देखते हैं। बाकी ये जो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना है ना, ये दोनों व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण हैं, ठीक है, व्यंजना के। ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये व्यंजना शब्द शक्ति के ये दोनों उदाहरण हैं। बाकी आपका लक्षणा का ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये 2 भेद होते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, आपको ये सेशन पसंद आया कि नहीं आया, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखन किसने किया है? ये इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नलिन विलोचन शर्मा। इन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ लिखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए सेशन के साथ। नमस्कार।